कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। अपनाइए JK 7315 तरक्की का नया नंबर। अन्नदाता 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमिता सिन्हा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अफीम की फसल में वानस्पतिक अवस्था पर किए जाने वाले समसामयिक कार्य। दुधारू पशुओं में चोट एवं घाव की समस्या, बचाव तथा प्राथमिक उपचार पर जानकारी। झरबेरा की उन्नत रोपाई तकनीक पर जानकारी। औषधि फसलों के अंतर्गत अफीम की खेती हमारे राज्य के मंदसौर, नीमच एवं रतलाम जिले में की जाती है और जिन कृषकों ने इसकी बुवाई की है वो फसल अभी 50 से 60 दिन की अवस्था की होगी, लेकिन इससे अच्छा उत्पादन के लिए जरूरी है कि इसमें सिंचाई एवं उर्वरक के साथ साथ फसल को हानि पहुंचाने वाले रोग और कीटों से मुक्त रखना बेहद जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं अफीम की फसल में अभी कौन कौन से वैज्ञानिक संस्तुतियों को अमल में लाना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र नीमच के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SS सारंगत देवत से। किसान भाइयों, अफीम की खेती जो मुख्य रूप से नारकोटिक्स विभाग के अंतर्गत आती है और इसकी खेती मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों में की जाती है और इसकी खेती अगर विशेष ध्यान देकर किसान भाई करें तो काफ़ी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इस फसल के लिए मुख्य रूप से जो बातें ध्यान रखने की है वो ये, जब बोई करें हैं तब 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 60 किलोग्राम पोटास की जरूरत होती है और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो आपको बोई के साथ में देनी है। उसके बाद में दो जो भाग बचे हैं नाइट्रोजन के, उसको आपको 75 दिन से पहले इसकी पूर्ति इस फसल में कर देनी चाहिए। खेत में शुरू से ही खरपतवार नहीं पनपने देना चाहिए। इस हेतु बुआई के बाद तुरंत बीज उगने से पहले 125 ग्राम आइसोप्रोटान प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर खेत में छिड़कें तथा 1 माह के बाद निराई गुड़ाई कर देने से खरपतवार पर कारगर नियंत्रण पाया जा सकता है। ऐसा करने से लागत भी कम आती है। निराई गुड़ाई के समय अफीम के अनावश्यक पौधों को निकाल देना चाहिए तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर तक कर देना चाहिए। जहां तक बात सिंचाई प्रबंधन की है तो किसान भाइयों, अफीम की फसल में कुल 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। शुरू की सिंचाइयाँ 6 से 7 दिन के अंतर से और बाद में 10 से 12 दिन के अंतराल पर करना चाहिए। अफीम के डोड़ों पर चीरा लगाना शुरू करने के उपरांत सिंचाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
किसान भाइयों जो इसमें मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो है काली मस्सी, और इसका प्रकोप जो है पौधे के अंकुरण से शुरू हो जाता है। तो किसान भाई को ध्यान रखना है कि बुआई करते समय मेटालेक्जिल नाम की जो दवा है उसकी 10 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके बुआई करनी है। और उसके बाद में किसान भाई जो है उसका मेटालेक्जिल प्लस मैंकोजेब नाम की जो दवा है उसका रेगुलर जो 3 छिड़काव जो किसान भाई को करने हैं 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से। पहला छिड़काव 30 दिन की अवस्था पर करना है, दूसरा छिड़काव 45 दिन की अवस्था पर करना है, और तीसरा छिड़काव जो है 70-75 दिन की अवस्था पर करना है। और इसके साथ में स्टेप्टोसाइक्लिन नाम की जो दवा आती है उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के मान से उसमें मिला करके छिड़काव करनी है। और उसमें एक दूसरी जो समस्या आती है वो इसमें सफेद मस्सी की जो समस्या, और इस सफेद मस्सी के नियंत्रण के लिए किसान भाई को हेक्साकोनाजोल नाम की जो दवा है उसकी 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के मान से, और इसके साथ भी स्टेप्टोसाइक्लिन 2 ग्राम प्रति 15 लीटर के हिसाब से छिड़काव करना। और इसका छिड़काव 90 दिन की अवस्था पर करना है, और दूसरा छिड़काव जो इसका करेंगे अपन लगभग 105 दिन की अवस्था पर। साथ ही साथ में भूमिगत जो कीड़े हैं, कभी बहुत सी बार दीमक का प्रकोप जो खेत में दिखाई देता है, क्योंकि किसान भाई गोबर की अच्छी खासी मात्रा खेत में प्रयोग करते हैं, परंतु बहुत सी बार कच्चा गोबर अनजाने में चला जाता है। ऐसी अवस्था में दीमक का प्रकोप हो जाता है। तो दीमक के लिए क्लोरोपाइरीफास नाम की जो दवा है जो 20% इसी के नाम से आती है, उसकी 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ में उसका प्रयोग करना है। साथ ही साथ में पहला जो छिड़काव कर रहे हैं तब रस चूसक कीड़ों के लिए इसमें डायमिथियोएट 30% इसी का प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर रखी जा सकती है। अथवा इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा है उसकी 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति 15 लीटर पानी के मान से छिड़काव करके रस चूसक कीड़ों से निजात पा सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाई शेड्यूल बना करके अगर 5 छिड़काव अफीम कर देते हैं तो निश्चित तौर पर किसी प्रकार की कोई बीमारी किसान को दिखाई नहीं देगी और वांछित उत्पादन किसान प्राप्त कर सकता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं वापस इस कार्यक्रम में। प्रणाम बाबा जी। बोल वत्स, क्या चाहिए तुझे? बंगला, नौकर, मोटर कार, बेटी के लिए राजकुमार, बीवी के लिए हीरो का हार और सारी 1000 स्विट्जरलैंड की सैर, चांदी की चेयर, रानी जैसी गाड़ी, जादू की छड़ी। ये क्या वत्स, जिंदगी से इतनी चाहत सिर्फ 101 से काम नहीं बनेगा। तुझे चाहिए 7315। 7315? भिंडी की उत्तम फसल के लिए अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर। ये है छत्तीसगढ़। यहाँ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार, जिससे चलती है इकोनॉमी, कारोबार। यहाँ हो कोई मुश्किल पड़ी या खुशियों की हो घड़ी, हम होते हैं मौजूद हर पल हर जगह। इन सब के बीच है कुछ ऐसे ख्याल जो बदलने में जुटे हैं सूबे के सूरत हाल। छत्तीसगढ़ की हर खबर देखिए हमर छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन उनकी आवास व्यवस्था देखरेख सही नहीं रहने की वजह से जिस कारण कभी कभी पशुओं में घाव की समस्या आ जाती है और ये समस्या पशुओं में झगड़ने से होती है या नुकीले स्थान से टकराने के कारण। तो पशुपालक भाई, आप इन घावों की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं और इसका उपचार क्या है, आइए जानते हैं पशु चिकित्सक महाविद्यालय रीवा के डॉक्टर अतुल सिंह परिहार से। तो किसान भाइयों, आजकल सबसे ज़्यादा जो समस्या हो जाती है घाव होने की, चोट लगने की, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उनके आवास में जो है कई बार चोट भी लग जाती है, ठीक से अगर आवास का मेंटेनेंस नहीं किया गया है, प्रबंधन आपका अगर ठीक नहीं है, कई बार गंभीर चोट भी लगती है या हमारा मेंटेनेंस कुछ ठीक नहीं है, उसकी वजह से भी हमारा उत्पादन कम हो जाता है, पशुओं का जो है कमज़ोर हो जाते हैं, उसके कारण तनाव में रहते हैं पशु। उस तनाव के कारण फिर क्या होता है कि कई बार उनका उत्पादन के साथ साथ
समय पे गर्मी पे ना आना, हीट में नहीं आना, तो इसके कारण भी गाभिन नहीं हो पाते जानवर। तो ये छोटी छोटी समस्याएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो यह है आवास व्यवस्था आपकी उचित हो। उसमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि आपके आवास में जो है ना बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ या खुरदुरा ना हो, वो समतल जगह पर हो। उसका जो डेयरी फार्म बनाएं आप, इस तरह से उसका जो है आप प्लान करें कि समतल फर्श रहे उसका। फिर एक चोट लगने की संभावना बनती है कि कहीं कोई नुकीली चीज़ आपके फार्म हाउस में है, कहीं कील लगा है या ऐसी कोई नुकीली चीज़ है, एंगल हो लोहे का, तो उन सबको भी आप राउंड मतलब तो गोल कर सकते हो। उससे क्या है, उनको चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। कि जानवर हैं कहीं ना कहीं एकदम से भागते दौड़ते हैं, तो इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। स्पेस भी जो है ना उसमें बहुत ज़रूरी है। आप जानवरों के बीच में पर्याप्त स्पेस रखें ताकि वो आराम से अपने आप को आगे पीछे कर सकें और इस तरह से टकराए ना एक दूसरे से। तो इस तरह का फर्श भी जो है उसका रफ हो, बहुत ज़्यादा खुरदुरा ना हो और बहुत ज़्यादा चिकना ना हो, ताकि वो समतल रहे और आराम से उनके पैरों की खुरों की जो है पकड़ मजबूती के साथ फर्श के साथ बनी रहे। दूसरा, इसके अलावा एक जो सामान्य रूप से एक समस्या देखी जाती है जानवरों को आपस में लड़ जाना, वो तो उनमें एक होता ही है। तो उससे हम बचा सकते हैं कि अगर उनके सींग इस समय नुकीले हैं और वो झगड़ा करते हैं, तो कई बार वो सींग उनके एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में कई बार बहुत ज़्यादा उनको जो है रक्तस्राव हो जाता है और जानवर के मरने की संभावना हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप उसको जो है ना जानवर को डीहॉर्निंग बचपन में ही करवा दें उसकी। आप जब ये करीब साल भर या 10 महीने का आपका गाय हो या भैंस हो, तो आप उसका डीहॉर्निंग करवा दें। बहुत उसके सिंपल तरीके हैं, तो वो आप किसी भी पशु चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी से मिलकर संपर्क करके पास के अस्पताल पर जाके आप डीहॉर्निंग करा सकते हैं। अगर डीहॉर्निंग नहीं करवा पाए हैं किसी कारणवश, सींग बढ़ रहे हैं, तो आप उनको कटवा भी सकते हैं। इसके अलावा कई बार बहुत चंचल या बहुत ज़्यादा एक्टिव पशु भी होते हैं या जानवर हैं, उनको आप उस दूसरे जानवरों के साथ ना बांधते हुए उनकी बांधने की व्यवस्था कहीं अन्यत्र कर दें, तो उससे भी आप जानवरों को घायल होने से बचा सकते हैं। दूसरा, एक बात और बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि जब हम गाय से या भैंस से अपने पशु से दूध निकालते हैं, उस वक्त दूध दोहने वाले के हाथ के नाखून भी पूरी तरह से कटे हुए होना चाहिए या बिल्कुल घिसे हुए हों, ताकि दूध दोहते वक्त किसी भी तरह से गाय के थन में या पशु के थन में किसी भी तरह के घाव ना बने। अब यदि हमारे जानवर को चोट लग चुकी है और हमें उसका उपचार करना है, अगर आपके पास में कहीं बहुत करीब चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो कुछ प्राथमिक उपचार हमारे किसान भाई भी खुद कर सकते हैं। जैसे कि कई बार सींग में अगर चोट लग जाती है, तो सींग में सबसे ज़्यादा रक्तस्राव तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार से जानवर को 2-3 लोग कंट्रोल करें। सीधा आपको क्या करना है कि आप किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन ले लें या लिक्विड ले लें, उसको पानी में डालकर पानी से अच्छे से आप उसको सींग को धो दें, और धोने के बाद कोई भी अच्छी साफ पट्टी हो, आप बाज़ार से उपलब्ध ना हो पा रही हो तो आप घर में भी कोई साफ कपड़ा हो, तो उससे आप उस एंटीसेप्टिक लिक्विड डालकर उसको टाइट कसकर बांध दें ताकि ब्लीडिंग ना हो। इसके बाद क्या है, आपको पूरा समय मिल जाएगा चिकित्सक के पास जाने का। तब तक आप कुछ गोलियां भी हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी आप चिकित्सक से सलाह लेके वो भी खिला सकते हैं ओरल। इसके अलावा कई बार अडर में भी चोट लग जाती है, दूसरा जानवर सींग मार देता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप कोशिश करें, अगर शरीर का अंदर से कोई भाग बाहर नहीं आया है तो ऐसे में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती है। मगर अगर किसी शरीर का कोई अंग बाहर आ गया है तो ऐसे में आपको चिकित्सक की ज़रूरत पड़ेगी। पर उसके पहले आप कुछ खुद उपाय कर सकते हैं, जैसे कि उस अंग को अच्छे से धोकर वहाँ पर एक दवाओं के साथ प्रेशर बैंडेज या कोई भी घर में साफ सूती कपड़ा हो, पूरे जानवर में लपेट के आप उसको बांध सकते हैं, और उसके बाद आप चिकित्सक को बुलाकर उसका उपचार करवा सकते हैं। और चोट लगती भी है तो उसके लिए आप कम से कम जो कुछ इंट्रामेमरी इन्फ्यूज़न जो कि आपके पास के चिकित्सालय में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, दुकानों पे भी मिल जाते हैं पास के मेडिकल में, साफ करके किसी भी एंटीसेप्टिक लोशन से कुछ जो सामान्य दवाइयाँ हैं, हीमैक्स है, बीटाडीन ट्यूब है, ये आप आराम से खुद उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं झगड़ा करने में ज़्यादा चोट लगी है या जानवर का फिसलने से पैर टूटा है, तो ऐसी स्थिति में आप
कोशिश करें कि उसका पैर को जो है ना एक कुछ बांस का घर में जो भी हो, कार्टून हो, उसके सपोर्ट में बांध दें और ऊपर से एक सॉफ्ट कपड़ा बांधते हुए पैर को सीधा रखें और तब तक आप फिर उसके बाद आप उसका उपचार करवा सकते हैं पशु चिकित्सक को बुलाकर। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होते हैं। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। पॉली हाउस के अंतर्गत की जाने वाली हाईटेक खेती के अंतर्गत जरबेरा फूल काफी लोकप्रिय है और इससे मिलने वाले फूलों से किसानों को काफी अच्छी आमदनी मिलती है। लेकिन अच्छे फूलों की प्राप्ति तभी होती है जब पौधरोपण उन्नत कृषि तकनीकियों को अपनाते हुए किया जाए। अतः हमारे जो किसान भाई हैं इसका रोपण करना चाहते हैं, उनके लिए उन्नत कृषि तकनीकियों के माध्यम से पौधरोपण पर जानकारी दे रहे हैं एक प्रगतिशील किसान बलवीर सिंह कंबोज। सबसे पहले जरबेरा अगर हम लोगों को लगाना है तो उसके लिए मिट्टी की तैयारी, जिसको हम लोग बेड प्रिपरेशन कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए बलुई दोमट मिट्टी करीब 1-1.5 फीट अवेलेबल होनी चाहिए और भुरभुरी, और उसके बाद उसमें धान की भूसी करीब 10% और सड़ा हुआ गोबर की खाद FIM 10 to 20%, 10 से 20%, वो अच्छी तरह मिला के उसके बाद हम लोग उसका फॉर्मलिन से शोधन करते हैं। इसके लिए 1 किलोग्राम फॉर्मलिन 12 स्क्वायर मीटर के लिए 1:10 रेशियो पानी में मिला के हम लोग उसको डालते हैं और उसके बाद कम से कम 7 दिन के लिए उस मिट्टी को काली पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे कि फॉर्मलिन से जो फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है वो उसका मिट्टी का शोधन कर सके, जिससे हमारा जो फंगस है, अनवांटेड कीट हैं, वो सब का शोधन मिट्टी से हो जाए। उसके बाद हम लोग बेड प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मिट्टी को 2-3 बार मैनुअली या रोटावेटर से अच्छी तरह मिलाने के बाद हम लोग 70 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 फीट गहरी बेड बनाते हैं। इसके बीच में चलने के लिए पाथवे जिसको बोलते हैं, करीब 30 सेंटीमीटर चौड़ा उसको बनाया जाता है। और ये बनाने के बाद हम लोग इस पर ड्रिप लाइन जो कि 1 फीट मतलब 30 इंच की दूरी पे उसमें ड्रिपर लगे होते हैं, इनलाइन ड्रिपर, और ये दोनों ड्रिप लाइन के बीच भी 1 फीट की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। इसी ड्रिपर के सामने हम लोग पौधे को लगाते हैं। किसान भाइयों, जहाँ तक इसकी पौध सामग्री की बात है तो क्षेत्र विशेष में बाजार मांग के अनुसार विभिन्न रंगों वाली प्रजातियों की टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार की गई पौध सामग्री का ही रोपण करना चाहिए। पौधा लगाते समय विशेष ध्यान यही देना है कि जो पौधे का प्लग है, जो क्राउन बोलते हैं, वो ज़मीन के ऊपर मतलब वो भाग मिट्टी में नहीं दबना चाहिए, जिससे कोई फंगस वगैरह का इन्फेक्शन होने का डर नहीं रहता है। तो पौधे की रोपाई जो है 30 × 30 सेंटीमीटर पे हम लोग 1 फीट × 1 फीट पे करते हैं, रो टू रो भी और प्लांट टू प्लांट भी। तो 1 स्क्वायर मीटर में लगभग हमारे 6 पौधे इस हिसाब से आ जाते हैं पॉली हाउस में। अगर 1000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस है तो उसमें 6000 पौधे अलग अलग रंग के, जिसमें रेड है, येलो है, वाइट है, ऑरेंज है, पिंक है, इनका रेशियो करीब 15 से 20% हर एक वैरायटी का मार्केट डिमांड के हिसाब से, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्लांटिंग करते हैं। प्लांटिंग के तुरंत बाद हम लोगों को कुछ फंगस जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में या पौधा लगाते समय आने की संभावना है, उसके लिए हम लोग बेस्टिन कार्बेंडेजिम 50% जो होता है उसका 1 ग्राम प्रति लीटर का घोल बना के 50 ml प्रति पौधे के हिसाब से ड्रेंचिंग करते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन इसको शावरिंग से पानी लगभग 3 वीक तक पौधे को देना होता है। शेड नेट जो है कम से कम 3 वीक तक ऊपर से छाया रखनी पड़ती है, जिससे कि नया पौधा उसको गर्मी में से बचाव हो सके, ये करना चाहिए।
इस प्रकार जरबेरा का पौधा लगाने के बाद हम लोग 3 वीक तक इसको केवल सादा पानी देते हैं, तब तक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर नहीं देते। 3 वीक के बाद हम लोग 1.4 ग्राम पर प्लांट NPK और 0.02 ग्राम पर अल्टरनेट डे पर प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट ड्रिप के द्वारा देते हैं पानी के साथ। और हम लोग प्रति सप्ताह इसकी ह्यूमिसिल की ड्रेंचिंग पहले महीने और उसके बाद एवरी 15 डेज पे करते रहते हैं तथा इस बीच में इंसेक्टिसाइड जैसे रोगोर है, नुआन है, प्रिकॉशनरी इनका स्प्रे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स आदि से बचाव के लिए करते रहेंगे। इस प्रकार जब पौधा लगभग 2 महीने का या 70 डेज़ का होता है तो फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लगभग 80 डेज़ 90 डेज़ में सारी वैरायटी में हम लोगों को फ्लावर मिलने लगते हैं। इनिशियली 2 फूल पर प्रति पौधा हमको मिलता है और उसके बाद 3 फूल पर मंथ पर प्लांट एवरी मंथ हम लोगों को ये एवरेज 3 से 4 साल तक, जब तक ये पौधे को हम लोग देख रेख अच्छी तरह करते रहेंगे, मिलता रहेगा। यदि इस प्रकार हम लोग सावधानियाँ को ध्यान में रख के जरबेरा का फूल उत्पादन करेंगे तो प्रति पौधा हम लोगों को लगभग 40 फ्लावर प्रति वर्ष जो मार्केट में भेजने लायक है वो प्राप्त होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पनागर, जिला जबलपुर के कृषक प्रदीप पटेल ने। यह रासायनिक दवाओं के सुरक्षित छिड़काव पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं, रबी की फसलें अब खड़ी हुई हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे का आक्रमण हो रहा है, जिसकी वजह से फसल को भारी नुकसान हो रहा है। अतः इसके लिए सही कीटनाशी का सही समय पर और सही मात्रा में और सही तरीके से प्रयोग करने पर ही हमें इस कीटनाशी के उपयोग का लाभ मिलेगा। अन्यथा फसल को भी हानि होगी, कीटों का भी नियंत्रण नहीं होगा और कीटनाशी भी व्यर्थ जाएगा। इसके लिए जो कीटनाशी है वो खरीदने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से पूछ कर ही खरीदें ताकि वो नकली ना हो। खरीदते वक्त ये जरूर देख लें कि वो अवधि पार ना हो, खेत में उपयोगी हो, अन्यथा वो उसके पैसे खराब ही जाएंगे। कीटनाशी की बोतल को खरीदते वक्त देख लें कि उस पर कहीं टूटी फूटी ना हो और उसका बिल अवश्य लें। और कीटनाशी के डिब्बे के ऊपर आप उसकी कितना खतरनाक है उसके लिए वो विभिन्न चिन्ह बने हुए होते हैं। जैसे लाल रंग का चिन्ह है, इसका मतलब है अत्यंत जहरीला। पीले रंग का है, इसका मतलब है जहरीला। नीले रंग का है, मतलब साधारण जहरीला। और हरे रंग का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कम जहरीला है। अतः इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप कीटनाशकों का प्रयोग करें और सही मात्रा जो कि कृषि विभाग के अधिकारी बताते हैं उसके अनुसार ही उतनी ही मात्रा प्रयोग करें ताकि कीटनाशक व्यर्थ ना जाएं और फसल पे कीट भी नियंत्रित हो जाएं। इस प्रकार से आप स्प्रे करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कीटों का सही समय पर नियंत्रित कर सकते हैं ताकि फसल को नुकसान ना हो। किसान भाइयों, जब अपन कीटनाशकों को प्रयोग करते हैं तो उस कीटनाशी के डिब्बे के ऊपर ये जो मैंने अभी बताया वो जो विभिन्न रंग के कॉलम बने हुए रहते हैं, जैसे लाल रंग का निशान बना हुआ है चिन्ह, इसका मतलब है कि जब सब्जी और फल पे अपन जो प्रयोग कर रहे हैं इस कीटनाशी को तो वो एक अत्यंत जहरीला है। इसके लिए अपन प्रयोग करने के 12 से 15 दिन के बीच में उस फल या सब्जी को काम नहीं लें, अन्यथा वह स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव उसका पड़ सकता है। और जैसे पीला चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब है कि आप 8 से 10 दिन यानी कि प्रयोग करने के 8 से 10 दिन बाद तक उस फल व सब्जी को काम में नहीं लें। नीले रंग का निशान बना हुआ है तो उसमें 5 से 7 दिन की अवधि तक, ये प्रतीक्षा अवधि कहलाती है, यानी कि जिसके अंदर आप उसको प्रयोग ना करें खाने के रूप में। और जैसे हरा निशान है तो वो कम जहरीला होता है, उसमें आप 2 से 3 दिन तक प्रतीक्षा अवधि होती है, अर्थात आप 2 से 3 दिन तक उस फल या सब्जी को काम में नहीं लें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सुरक्षित तरीके से कीटनाशकों का प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है ताकि किसान को जो प्रयोग कर रहा है उसको किसी प्रकार के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। रसायनों के भंडारण एवं छिड़काव के समय ध्यान रखें। सबसे पहली है कृषि रसायनों को बच्चों एवं पशुओं से पहुंच से दूर रखें। ठंडी एवं हवादार जगह पर इनको भंडारण करें और उपयोग के पश्चात बची हुई दवा को लेबल युक्त पात्र में रखें।
कृषि रसायन काम में लेने से पूर्व उनका लेबल अच्छी तरह से पढ़ लें तथा उस पर दी हुई जानकारी का अनुसार ही उसको प्रयोग करें। दवा का घोल खुली एवं हवादार जगह पर ही बनाएं। हाथ में रबर के दस्ताने पहन लेने चाहिए ताकि हाथ पर दवाई ना लगे और शरीर पे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे, तथा आंखों पर चश्मा एवं नाक पर कपड़ा से बांध ले नाक को, ताकि नाक में कीटनाशी की मात्रा ना जाए श्वास के द्वारा। छिड़काव करते समय कुछ न खाएं न कुछ पिएं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, किसी भी खाद्य पदार्थ का प्रयोग ना करें। छिड़काव यंत्र में यदि कचरा आ गया हो तो उसके लिए आप मुंह से फूंक न मारें और किसी लकड़ी से या किसी पिन से ही स्प्रे के साफ करें। छिड़काव के पश्चात काम में आए उपकरण और बर्तन को साबुन से या सर्फ से आदि से अच्छी तरह धो लें और खुद भी साबुन से नहाएं। अच्छी तरह नहाएं ताकि किसी प्रकार की कीटनाशी शरीर पे लगा हुआ ना रह जाए। तो किसान भाइयों, आप जब कीटनाशकों को फसल पर स्प्रे करेंगे उस टाइम अगर इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे, इन सभी बातों को अमल में लाएंगे तो आपकी फसल भी सुरक्षित रहेगी और आपका स्वास्थ्य पर भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपकी उपज में वृद्धि होगी। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गुनापुरा जिला मुरैना के कृषक गोपाल यादव ने। इनके पपीता उद्यान में पीला मोजाइक रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, या इसके नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो गोपाल यादव जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। देखिए, आपके पपीते में एक ऐसी बीमारी जो कि एक विषाणुओं के द्वारा फैलती है और इससे आपके पौधे में फूल तो आएंगे और सब कुछ होगा, मगर इसमें फल बनना संभव नहीं हो पाता और होता भी है कहीं कहीं पर 1-2 फल आते हैं। इससे आपकी पूरी फलत जो उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इनको आपको जो पत्तियां देख रहे हैं, सबसे पहले तो किसान भाई इनको चाहिए कि इसे काट के और इन्हें काट के ज़मीन में गाड़ दें अथवा इसे जला दें, जिससे ये रोग और पौधे में न फैलने पाए। दूसरी चीज़, और जो अगर आपके स्वस्थ पौधे अगर आपके बाग में और आपके खेतों में लगे हैं तो उसमें ये रोग न फैले, इसके लिए कीटनाशी जो है, एक कीटनाशी का जरूर छिड़काव करते रहें। इसमें एक कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से मिला के छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई। उसके अलावा मोनोक्रोटोफास, जिसकी 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई इसका छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप रेगुलर 15-20 दिन पर 2 बार कर देंगे तो इस बीमारी को फैलाने वाले जो वो हैं इंसेक्ट्स हैं वो नहीं फैलेगी और इससे आपका ये जो खास तौर से ये बीमारी है पपीते में लगी हुई, ये दूर हो जाएगी। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजा फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे अपनाइए JK 7315, तरक्की का नया नंबर।